हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। मोस्ट कॉमन डिजीज़ है डेंगू, जो मच्छरों के कारण होती है। तो डेंगू के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेंगू की बीमारी कैसे फैलती है, कैसे इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, डेंगू बुखार के लक्षण क्या होते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो डेंगू मच्छर कैसा दिखता है? तो ये जो बीमारी है डेंगू, वो मच्छर के कारण होती है। इस तरह का मच्छर दिखता है। ये जो मच्छर दिख रहा है आपके सामने, इमेज जो दिख रही है, ये डेंगू के जो मच्छर है जिसके काटने से ये वायरस की डिजीज़ है। तो ये क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है। मच्छर के काटने से बॉडी में एक वायरस फैलता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ पैदा होती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेक बॉर्न फीवर। इसे ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या नाम से जानते हैं? ब्रेक बॉर्न फीवर, मतलब हड्डी तोड़ बुखार, जो हड्डी को तोड़ दे। ऐसा बुखार आता है जिसमें ऐसा फील होता है कि हड्डियां टूट रही है। इस तरह से इतना दर्द होता है बोन्स में, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। एक अदर वर्ड और है डेंडी फीवर। डेंडी फीवर के नाम से और जानते हैं इसको, डेंडी फीवर के नाम से और जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? डेंडी फीवर। तो डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेंगू बुखार को क्या नाम से जानते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द होता है। जो पीड़ित, डेंगू से पीड़ित जो पेशेंट है, जिसको डेंगू हुआ है, उन लोगों को इतना अधिक दर्द होता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हो, जैसे बोन टूटती है वैसे दर्द होता है, जैसे हड्डी टूट गई हो उस तरह का दर्द होता है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। अब है कि हड्डी तोड़ बुखार, इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं इंग्लिश में इसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, यानी हड्डी का टूटना। नाम, ये जो नाम है, सबसे पहले एक चिकित्सक संयुक्त राज्य अमेरिका संस्थापक जनक बेंजामिन रस द्वारा उपयोग में लिया था। ठीक है। कौन थे? बेंजामिन रस थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था। तो नाम सबसे पहले चिकित्सक संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ के संस्थापक जनक बोला जाता है बेंजामिन रस को। बेंजामिन जो रस है उनको माना जाता है। ठीक है। तो उनके द्वारा इस जो वर्ड है हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, ये नाम लिया गया था। बट हड्डी तोड़ बुखार के नाम से इसे नाम लिया गया था। इसको बेंजामिन रस, बेंजामिन रस, ये एक अमेरिकी संस्थापक थे जिन्होंने इसका सबसे पहले नाम लिया था। तो ब्रेक बोन फीवर, यूनाइटेड स्टेट के फाउंडर थे। ये जो नाम लिया था वो 1789 के अंदर, सन 1789 के अंदर इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम दिया था इन्होंने जो नाम दिया था वो ब्रेक बोन फीवर नाम दिया था।
उसके बाद में इसकी थोड़ी और हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी जो और हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले बेंजामिन रस्ट ने इसका नाम दिया था हड्डी तोड़ बुखार। 1906 में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि लोगों को एडीज मच्छरों से संक्रमण हो रहा है। 1906 में सबसे पहले 1906 के अंदर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ये जो मच्छर है किस मच्छर से हो रहा है, सिद्ध किया था कि लोगों में एडीज जो मच्छर है इसके द्वारा, एडीज मॉस्किटो के द्वारा ये संक्रमण हो रहा है। एडीज मॉस्किटो के द्वारा ये संक्रमण हो रहा है, ये 1906 के अंदर पता लगा था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 1907 में वैज्ञानिकों ने दर्शाया कि डेंगू का कारण वायरस है। ठीक है, उसके बाद में 1907 में वैज्ञानिकों ने दर्शाया कि जो डेंगू बीमारी होती है, ये डेंगू फीवर होता है, ये जो बुखार होता है, ठीक है, इसका कारण क्या है, वायरस कारण। ये वायरस के कारण होती है। ये किसके कारण होती है, तो ये वायरस के कारण होती है। ये एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि जो मच्छर के काटने से एक वायरस फैलता है उसके कारण ये बीमारी होती है। ये 1907 में पता लगाया। ये मात्र दूसरा रोग था। ठीक है, उस टाइम ये जो डिजीज़ थी वो सेकंड डिजीज़ थी, दूसरी डिजीज़ थी, यानी सेकंड टाइप की डिजीज़ थी जिसे वायरस से होती है दिखाई दिया गया। ये मतलब पहली जो डिजीज़ थी वो येलो फीवर थी जो वायरस से होती है। दूसरी जो डिजीज़ पता चली वो डेंगू वायरस का पता चला कि ये भी जो डिजीज़ है वो वायरस से होती है। तो ये मात्र दूसरा रोग था जिससे वायरस से होता है दिखाया गया था। वैज्ञानिक पहले सिद्ध कर चुके थे कि पीला बुखार, जो येलो फीवर जो डिजीज़ होती है, ठीक है, येलो फीवर जो बीमारी होती है जिसको पीला बुखार के नाम से जानते हैं, ये भी क्या होती थी, वायरस के कारण होती है। तो ये भी वायरस के कारण होती है। तो उससे बाद में पता चला कि जो डेंगू है वो भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। जो डेंगू है वो भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, तो वो भी वायरस के कारण होती है। उसके बाद में जॉन बर्टन और क्लैंड तथा जोसेफ फ्रैंकलिन सीलर डेंगू के वायरस का अध्ययन किया करते रहे और वायरस को विस्तार के आधार पर पता लगाया। ये जो कुछ वैज्ञानिक थे, जॉन बर्टन, क्लैंड, जोसेफ फ्रैंकलिन, इन लोगों ने डेंगू को डिटेल में, डेंगू वायरस का डिटेल में अध्ययन करते रहे और वायरस को विस्तार में बारे में पता लगाया कि कैसे वायरस होता है। उसके बाद में पढ़ते हैं कि डेंगू बुखार होता क्या है, एग्जैक्टली डेंगू फीवर होता क्या है, डेंगू फीवर क्या है, डेंगू बुखार क्या है। तो ये एक जानलेवा मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये जानलेवा हो सकती है, जानलेवा, इसके अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, डेंगू वायरस के फैलने के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, मतलब प्लेटलेट काउंट इतने कम हो जाते हैं कि ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। वो हेमरेजिक कंडीशन में जा सकता है, हाइपोवोलेमिया में जा सकता है और उसके कारण पेशेंट शोक में चला जाता है, डेथ हो जाती है। तो ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट की क्या है, डेथ हो सकती है। मच्छरों के द्वारा होती है, मॉस्किटो के द्वारा होती है, के कारण संक्रमण होने वाली बीमारी है। यह बीमारी डेंगू वायरस द्वारा प्रसारित होती है। जो वायरस है उसको नाम दिया गया है डेंगू वायरस। जो वायरस है उसे नाम दिया गया है डेंगू वायरस, डेंगू वायरस। ठीक है, इस वायरस के कारण ये बीमारी होती है जिसे एडीज मॉस्किटो, ये जो मच्छर है उसका नाम है एडीज मॉस्किटो, एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। ये जो वायरस है डेंगू वायरस, इस मच्छर के काटने से बॉडी में प्रवेश करता है। तो एडीज मॉस्किटो जो मच्छर है, ये जो मच्छर है, इस मच्छर के काटने से ये वायरस जो है ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है, फिर उसके बाद में बॉडी को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार
जन स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, प्रदर्शित करता है। तो ये जो बुखार है वो जो जनसंख्या है, जन स्वास्थ्य है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा प्रदर्शित करता है। इसके कारण ये खतरा है एक तरह से। क्यों? ये डेंगू बीमारी इतनी हो रही है आजकल कि इसकी वजह से धीरे धीरे कभी पता नहीं चलता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण खतरा है। खासकर कहाँ पे ज़्यादा होता है ये? तो उष्णकटिबंधीय। कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंगू होता है? तो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन पे होता है, उष्णकटिबंधीय जो रीजन होते हैं वहाँ पे होता है। और अर्ध उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे यह डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जो है जैसे कौन से एरिया हो गया ट्रॉपिकल एरिया? तो वो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, साउथ ईस्ट असम। जो अंडमान निकोबार है, साउथ असम है, वहाँ पे मोस्टली ये ज़्यादा देखने को मिलती है। उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। डेंगू वायरस में 4 अलग अलग टाइप के सीरोटाइप शामिल होते हैं। डेंगू वायरस में 4 सीरोटाइप शामिल होते हैं। 4 टाइप के वायरस होते हैं। डेंगू 1, डेंगू 2, 3, 4 ऐसे करके होते हैं सीरोटाइप्स, जो आगे बढ़ेंगे अभी। और यह फ्लेवाइरिडी जो ये वायरस है, यह फ्लेविवाइरिडी परिवार का हिस्सा है। ये जो वायरस है ये फ्लेविवाइडी वायरस होता है, उसके परिवार का हिस्सा होता है। ठीक है। संक्रमित मच्छर द्वारा काटने पर यह वायरस ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। जो इन्फेक्टेड मच्छर है, जैसे डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर भी हो सकते हैं, मच्छर है जो इन्फेक्टेड जो मच्छर है डेंगू वायरस वाला, वो अगर काटता है तो ये जो वायरस है वो कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं रक्तमास। तो ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है और प्रवेश करके पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि डेंगू कैसे फैलता है। डेंगू फैलता कैसे है? ठीक है। डेंगू फैलता कैसे है? तो मच्छर के काटने से संक्रमण, ट्रांसमिशन थ्रू द मॉस्किटो बाइट। मच्छर के काटने से फैलता है। सबसे पहले यही बताया था डेंगू कैसे फैलता है, कि मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस मॉस्किटो जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है। ठीक है। जो एडिस मॉस्किटो है मच्छर, उनके काटने से फैलता है। तो डेंगू बुखार मुख्यतः ऐसे 2 मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं। मुख्यतः एडिस इजिप्टी जो वायरस है, एडिस इजिप्टी मच्छर और एलोपिकस और इजिप्टी 2 टाइप के मच्छर होते हैं। तो वो ज़्यादा जो बीमारी है उन मच्छर के कारण ही होती है। ठीक है। ये 2 टाइप के जो मच्छर हैं उनमें जो डेंगू जो वायरस है वो मोस्टली डेंगू वायरस को लेकर आते हैं। मुख्यतः जो है एडिस इजिप्टी मच्छर है। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और उसके मध्य गुटिका में वृद्धि करता है। उसके बाद वो अन्य ऊतकों के साथ में तथा साथ ही थूकने वाली ग्रंथियों में भी फैल जाता है। जो थूकने वाली जो ग्रंथियाँ होती है उसमें भी फैल जाता है।
तो इसमें जो दो मच्छर थे, एक मच्छर तो था आपके एडीज इजिप्टी, और ये तो हो गया एक मच्छर। उसके बाद में दूसरा जो है वो है आपके एडीज एल्वोपिक्टस। ये दो टाइप के मच्छर हैं जिनकी वजह से ये जो डिजीज जो है होती है, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्वोपिकस। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इस मच्छरों के द्वारा ये फैलती है। तो ये डेंगू वायरस के दो मच्छर है, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्वोपिकस जो मच्छर है उनके द्वारा ये फैलती है। तो इसका जो साइकिल है, ये मानव, मच्छर और मानव, मतलब पहले मानव से मच्छर में आ जाता है, मच्छर से वापस मानव में आ जाता है। इस तरह से ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर कोई डेंगू से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे कोई मच्छर काटेगा तो वो मच्छर में आएगा वायरस, और मच्छर से वापस मानव में आ जाएगा, इंसान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो जो मच्छर है इजिप्टी और एल्वोपिकस जो मच्छर है उनसे होता है। तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, ये वायरस क्या करेगा, मच्छर के शरीर में प्रवेश करेगा और उसके मध्य गुटिका में वृद्धि करता है। उसके जो मध्य गुटिका होती है वहाँ पे ये वायरस ग्रोथ करता है, अपनी वृद्धि करता है। उसके बाद ये अन्य टिश्यू जो ऊतक होते हैं उनके साथ थूकने वाली जो ग्रंथियों में भी फैल जाता है। ये जो मच्छर की जो थूकने वाली ग्रंथियाँ होती है, बाइट करने वाली जो ग्रंथियाँ, उसके अंदर ये वायरस फैल जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सट्रिसिक इंट्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसको EIP एक्सट्रिसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसको एक्सट्रिसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, कहा जाता है, जिसमें वायरस को प्रसारणशील बनने में लगभग 8 से 12 दिन लगते हैं। जो ये वायरस है जो मतलब फैलने वाला वायरस बन जाए, उसमें उस वायरस को फैलने वाले वायरस का प्रसारणशील वायरस बनने के लिए कम से कम उसे 8 से 10 दिन लगते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक इंट्यूबेशन पीरियड कहा जाता है इस प्रक्रिया को फैलने को। और इसमें जब वायरस जो पर्वणशील यानी प्रसारणशील हो तो वो लगभग कितना टाइम लगता है, उसमें 8 से 12 दिन लगते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है कि तापमान, वायरस के प्रकार और प्रारंभिक वायरल संगठन की धारावाहिकता जैसे इंक्यूबेशन पीरियड अवधि पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर वगैरह है, अगर कुछ टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के कारण इसकी जो अवधि है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इनके कारण भी इनका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो चेंज हो सकता है। एक बार जब मच्छर संक्रामक हो जाता है तो वह अपने पूरे जीवन के लिए वायरस को प्रसारित कर सकता है। अगर एक बार जो मच्छर है वो संक्रामक हो गया, इन्फेक्टेड हो गया डेंगू वायरस से, तो वो पूरी लाइफ उस वायरस को लेके घूमता है, किसी को भी संक्रामित कर सकता है, इस वायरस को डंक मार के वायरस को फैला सकता है। ठीक है, एक बार जब मच्छर संक्रामक हो जाता है, मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रामक हो जाता है, तो उसकी पूरी लाइफ में वायरस को प्रसारित कर सकता है। इंसानों से मच्छरों में संक्रमण ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक है, अब है ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन। ये तो हो गया मॉस्किटो से ट्रांसमिशन। अब है ह्यूमन से, ठीक है, इंसानों से। तो जिन लोगों के खून में डेंगू वायरस होता है, अब किसी को डेंगू वायरस हो गया है, जिनके खून में डेंगू वायरस होता है, ये वायरस होता है जिनके खून में, ठीक है, वायरस होता है, उन्हें काटने से मच्छर में संक्रमित हो सकते हैं। उनको जो मच्छर काटते हैं, अगर किसी को डेंगू हुआ है
और उसको कोई मच्छर काटता है तो वो मच्छर को संक्रमित कर देता है, मच्छर के अंदर ये वायरस फैला हो जाता है और फिर वो मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है। फिर जब वो मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है, नॉर्मल व्यक्ति को काटता है, अगर कोई डेंगू घर में कोई डेंगू से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको डेंगू हो गया उसके बाद में अगर उसको मच्छर काटता है और वही मच्छर जाके दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तो उसके दूसरे को भी डेंगू होने के चांस रहते हैं। इसलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। घर में किसी को अगर मच्छर डेंगू हो जाता है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मच्छर वगैरह वहाँ पे नहीं होने चाहिए, मॉस्किटो नेट लगानी चाहिए, ओडोमस क्रीम लगानी चाहिए। उस पेशेंट को मच्छर काट लिया और वही मच्छर दूसरे को काट लेता है तो वो डिजीज़ दूसरे में होने के चांस रहते हैं, वो वायरस जो है दूसरे में जा सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बचाव करें, ठीक है, इस चीज़ का बचाव करें। उसके बाद में नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने पर 2 दिन पहले और बुखार कम होने के 2 दिन बाद तक संचरण हो सकता है। तो ये कब तक फैल सकता है? किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित, जो लक्षण है, सिम्टम जो है, व्यक्ति के जो लक्षण, सिम्टम, साइन और सिम्टम होते हैं, सिम्टम्स जो हैं वो विकसित डेवलप होने से पहले 2 दिन पहले, ठीक है, डेवलप होने से 2 दिन पहले और बुखार कम होने के 2 दिन बाद तक, बुखार जो कम हो रहा है उसके 2 दिन बाद तक ये इसका फैल सकता है, संचरण हो सकता है, फैल सकता है, ठीक है। जिन लोगों के रक्त में ये वायरस का स्तर अधिक होता है और तेज बुखार होता है उनमें मच्छरों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। जिन व्यक्ति को बुखार तेज है, जिसको डेंगू के कारण बुखार, बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो उसमें वायरस भी उतना ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो उससे जो मच्छर काटेंगे तो उनमें वो संक्रमित जल्दी होगा और वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो जिनको बुखार तेज रहता है, जिन लोगों के रक्त में वायरस स्तर अधिक होता है, जिनको तेज बुखार होता है, जिनको तेज बुखार होता है उनके वायरस स्तर का लेवल जो है, वायरस लेवल वो अधिक होता है, जिनमें मच्छरों के संक्रमित होने का खतरा भी अधिक होता है, जिसके कारण मच्छर भी ज़्यादा संक्रमित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके डेंगू, DEN, डेंगू वायरस, इसको बोलते हैं डेंगू, DE शॉर्ट में है इसको, DEN, डेंगू और V का वायरस। विशिष्ट एंटीबॉडी वाले व्यक्ति में वायरस को मच्छरों तक पहुंचाने का जोखिम कम होता है। किसी किसी को क्या है, एक विशिष्ट एंटीबॉडी रहती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, तो उनको वो वायरस अफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो वाले व्यक्तियों को वायरस को मच्छरों तक पहुंचाने का जोखिम कम कर देता है, तो उनको एंटीबॉडी रहती है तो वो मच्छरों के द्वारा दूसरों में नहीं पहुंचा सकते। अधिकांश लोग लगभग 4 से 5 दिनों तक विकसित रहते हैं, 4 से 5 दिनों तक विकसित रहते हैं, लेकिन यह 12 दिनों तक भी रह सकता है, ठीक है। और ये कितने दिनों तक रह सकता है? 12 दिनों तक तो भी रह सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके डेंगू बुखार के लक्षण, सिम्टम क्या होते हैं। कुछ सिम्टम देख लेते हैं, डेंगू बुखार के सिम्टम क्या होते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ डेंगू बुखार, तो इसके अंदर सेरिब्रल के अंदर क्या होगा, सर में क्या सिम्टम्स आएंगे, तो सर में हेडेक हो सकता है, क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द करेगा, ठीक है। कॉन्शियस जो लेवल है, व्यक्ति का जो कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियस जो लेवल है वो चेंज हो सकता है, कॉन्शियस लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद में लिम्फ नोड में जो है, लिम्फ नोड है वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है, नोड्स में स्वेलिंग आ सकती है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ सकती है। उसके बाद में लंग्स में क्या होगा, लंग्स में एसाइटिस हो सकता है, ठीक है, एसाइटिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है। प्यूरल इफ्यूजन हो सकता है,
प्यूरल इफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद में मसल्स में पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, सीजर आ सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट पेन, डायरिया हो सकता है पेशेंट को। क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, आई पेन हो सकता है, आई पेन, सर दर्द रहेगा। और क्या रहेगा सिस्टमेटिक में? सडन ऑनसेट फीवर, फीवर आएगा, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है फीवर आएगा। बैक एक रहेगा पेशेंट को, बैक पेन, ठीक है। हाई फीवर रहेगा, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर रहेगा, हाई फीवर, हाई फीवर रहेगा। उसके बाद में नोज और माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज और माउथ से क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। और हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, HR जो है स्लो हो जाएगी, और बीपी जो है बीपी कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे? स्किन के ऊपर रेसेस देखने को मिल सकते हैं, स्किन के ऊपर रेसेस, ठीक है, स्किन के ऊपर रेसेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, और वोमिटिंग, और कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, वोमिटिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है, जो अभी यहीं पे बताया था। हेडेक, मसल्स पेन, आई पेन, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंट पेन, बैकबोन रेसेस वगैरह, ये कॉमन सिम्टम है। तो डेंगू के कॉमन सिम्टम है ये, जिसके अंदर क्या? फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, बोन पेन, रेसेस, आई पेन, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अंदर और पढ़ते हैं, थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते हैं डिटेल में। अचानक तेज बुखार, अचानक तेज बुखार आता है तो बुखार कितना आता है? फीवर कितना आता है? तो जो फीवर है वो आपका आता है, फीवर आता है इसके अंदर 104 डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को सेल्सियस में देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार या फीवर आ सकता है, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या है? 104 डिग्री तक बुखार आता है। जोड़ों, गंभीर सिर दर्द, इसके अंदर गंभीर सिर दर्द के अंदर मतलब हो गया सीवियर हेडेक होगा, पेशेंट को क्या होगा? हेडेक होगा, सीवियर हेडेक होगा, सर दर्द होगा। जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द होगा, जोड़ों मतलब जॉइंट में, जॉइंट के अंदर और मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर जो है पेन होगा, गंभीर दर्द होगा, सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन होगा, ठीक है, सीवियर पेन होगा, गंभीर दर्द होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद में मैंने बताए थे जो आँखों के पीछे दर्द होगा, जो आँखों की ऑर्बिटल है यहाँ पे दर्द होता है, आई में पेन होगा, आई पेन होगा, ठीक है। सूजी हुई लिम्फ नोड ग्रंथियाँ, लिम्फ जो नोड है, लिम्फ नोड है, वहाँ पे क्या स्वेलिंग देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जी मितलाना यानी नोजिया होता है, नोजिया, वोमिटिंग, खुजली, इचिंग, इचिंग, फैटिक, थकान मतलब फैटिक,
ये थकान, ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिले। सूजी हुई लिम्फ नोड दिखा देगी, जी मचलाना जैसे सिम्टम आएंगे, उल्टी होना, थकान होना, इचिंग होना, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर नजर आएंगे, तो वो डेंगू के लक्षण है। आमतौर पर मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति डेंगू बुखार में 1 सप्ताह 10 दिनों के भीतर स्वस्थ हो जाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी, यहाँ प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब ये है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिनको वायरस ये डेंगू बुखार होने के बाद में भी ये 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो जाते हैं, अपने आप रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो 10 दिन में या 1 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति के लिए डेंगू के लक्षण, ठीक है, कमज़ोर जो है उनके जो पेशेंट रहते हैं, जो इम्यूनिटी पावर जिनकी वीक रहती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, तो बिगड़ सकते हैं, उनके लक्षण बिगड़ सकते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं, जिसके कारण जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ऐसी कंडीशन बढ़ती बढ़ते क्या हो सकती है, जानलेवा कंडीशन बन सकती है। ठीक है, यह प्रगति गंभीर डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर देखने मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, डेंगू एक तो नॉर्मल डेंगू बुखार होता है, ठीक है, गंभीर डेंगू सीवियर डेंगू के अंदर देखने को मिलता है। एक तो डेंगू फीवर जिसके अंदर नॉर्मली थोड़े सिम्टम आते हैं, हेडेक होता है, मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, और वो धीरे धीरे अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनको ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है, जिनके धीरे धीरे ब्लड आरबीसी वगैरह कम होती जाती है, प्लेटलेट्स एकदम कम होने लग जाते हैं, जिनके मेनली प्लेटलेट्स इसके अंदर कम होते हैं। तो जो नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितने होते हैं, वो होते हैं लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख या 5 लाख के करीब होते हैं। तो जब ये प्लेटलेट काउंट 20 से कम होने लग जाए, 20,000 से कम होने लग जाए, ठीक है, 20,000 से कम होने लग जाए, तो 1.5 लाख से सीधा 20,000 पे आ जाए, तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 20,000 के अंदर जब पेशेंट आता है तो ब्लीडिंग होने की ज़्यादा कंडीशन रहती है। तो वो जो कंडीशन हो जाती है वो हेमरोजिक फीवर के अंदर होती है, ठीक है, उसके अंदर ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। जिनके अंदर हेमरेजिक फीवर आता है, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होने के कारण क्या है, सिम्टम और बढ़ जाते हैं और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। धीरे धीरे जो पेशेंट है डेंगू शॉक सिंड्रोम आ जाएंगे, ठीक है। जब अगर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून पतला हो गया, प्लेटलेट कम होने की वजह से खून पतला हो जाता है, ठीक है, उसके कारण ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के कारण क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो पेशेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शॉक में जाने लग जाएगा। पेशेंट शॉक में जाएगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। पेशेंट धीरे धीरे शॉक में चला जाएगा और शॉक में जाने से पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उसके कारण उसकी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। जब बुखार उतर जाता है और आमतौर पर 1 से 2 दिन बाद तो अतिरिक्त लक्षण एडिशनल डेंगू सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, सामने आ सकते हैं कुछ ऐसे लक्षण। जैसे बुखार उतर जाता है तो उसके बाद में भी कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, मसूड़ों और नाक से खून आना, ठीक है। शॉक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल सकता है कि कभी कभी उसके मसूड़े हैं, जो मुंह के जो मसूड़े होते हैं वहाँ से, या फिर नोज नाक से खून आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद में है मल, पेशाब, उल्टी में खून की मौजूदगी। मल का मतलब है स्टूल जो है, स्टूल, यूरिन के अंदर और वोमिटिंग के अंदर, इनके साथ में ब्लड देखा जा सकता है, इनके साथ में ब्लड देखा जा सकता है, यानी यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन के नीचे खून का बहाव, स्किन के नीचे खून का बहाव होता है, ब्लड बहता है स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन यानी त्वचा यानी स्किन के नीचे जो खरोच के रूप में दिखाई देती है,
जो अगर कोई खरोच के रूप में दिखाई दे सकता है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो वो ब्लीडिंग दिखाई देने लग जाएगी, वहाँ पे कोई ब्लीडिंग हो जाएगी। गंभीर पेट दर्द, इसमें सीवियर एब्डोमेन पेन होता है, सीवियर एब्डोमेन पेन होता है, ठीक है। लगातार उल्टी होना, वोमिटिंग होना, लगातार वोमिटिंग होना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी आ जाती है, लिक्विड की कमी आ जाती है, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। उसके बाद में सुस्ती यानी वीकनेस और कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, पेशेंट के अंदर वीकनेस और कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ठंडा या चिपचिपे हाथ पैर होने जाना, हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, चिपचिपे और ठंडे हो जाएंगे। तेजी से वजन कम होना, वेट लॉस होना, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है। बेचैनी देखने को मिल सकती है, थकान देखने को मिल सकती है, फैटिग बेचैनी वगैरह देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। तो कुछ 10 चिंताजनक लक्षण है, 10 चिंताजनक लक्षण है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये लक्षण मैंने बता दिए और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं लक्षणों को। 10 जो है मेन 10 चिंताजनक लक्षण होते हैं जिनको ज़्यादा टेंशन होती है। तो लक्षणों की सूची, चाहे हल्का या गंभीर संक्रमण हो, ये सबसे प्रचलित डेंगू के लक्षणों में से हैं। ये जो 10 जो लक्षण है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तत्काल निदांतिक ध्यान देने का सुझाव देते हैं, मतलब इसका क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस तुरंत करना चाहिए, डायग्नोसिस जो है तुरंत करना चाहिए ऐसे सिम्टम है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है, सबसे पहला 10 सिम्टम जो है, पहला लगातार तेज बुखार आना, दूसरा है लगातार सिर दर्द रहना, हेडेक रहना, लगातार शारीरिक पेन रहना, बॉडी का एक रहना, और अभूतपूर्व चकते बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाना। उसके बाद में 5वां है आई पेन, आंखों पे दर्द रहना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके लंबे समय तक थकान रहना, लंबे समय तक फैटिग रहता है, गंभीर पेट की परेशानी रहना, सूजी हुई लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आना, बार बार मितली या उल्टी होना, आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये कुछ 10 सिम्टम्स है जो मेन सिम्टम है। इसमें वापस पहला पढ़ लेते हैं, अपन डिस्कशन करते हैं। लगातार तेज बुखार आना मतलब फीवर का लगातार रहना, फीवर जो है बुखार है वो लगातार रहना, 100.4 फ़ारेनहाइट है ना, 100.4 फ़ारेनहाइट से प्राकृतिक शारीरिक तापमान से 2 डिग्री ऊपर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है आपके 98.6 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल जो तापमान होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और उससे क्या 2 डिग्री ज़्यादा रहता है, लगातार 2 डिग्री ज़्यादा रहता है, मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा रहता है। ऊपर लगातार बुखार डेंगू के लक्षण दिखता है, ठीक है, जो लगातार 2 डिग्री रहता है तो डेंगू के लक्षण दिखते हैं। तो अगर ये सब फीवर आ रहा है तो मतलब ये डेंगू के अंदर हो सकता है, लगातार 2 डिग्री फीवर रह रहा है, 2 डिग्री ज़्यादा रह रहा है तो डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। 7 दिन के बुखार के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या है, 7 दिन लगातार बुखार रहता है, 7 दिन 7 डेज, ठीक है, 7 डेज लगातार बुखार के नाम से भी जाना जाता है, 7 दिन के बुखार के रूप में भी जाना जाता है, 7 डे फीवर। इसको 7 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं कि लगातार 7 दिन बुखार रहता है तो वो डेंगू का कारण हो सकता है। इसमें स्किन पर चोट लगना, और इसमें स्किन पर चोट लगना, अगर कोई स्किन पे छोटी सी चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लड जमा हुआ दिखेगा आपको, ब्लीडिंग जैसा दिखाई देगा, और मूत्र यानी यूरिन और स्टूल जो है मल है उसके साथ में ब्लड और दिख सकता है, खून मतलब ब्लड दिख सकता है, ब्लड दिख सकता है उसके साथ में भी, ठीक है।
यूरिन, स्टूल के साथ में ब्लड आना शामिल हो सकता है। तो ये आते हैं पहले लक्षण के अंदर, ऐसे होता है। ठीक है, यदि जबरनाशक दवाई का सेवन करने के बावजूद बुखार 1 सप्ताह के अधिक समय तक बना रहता है। जबरनाशक का मतलब यहाँ है एंटीपायरेटिक दवाई। एंटीपायरेटिक दवाई कौन सी होती है? जो बुखार को कम करती है। जबरनाशक मतलब जो बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ होती है उन्हें बोलते हैं जबरनाशक दवाई। ठीक है, जो बुखार को, फीवर को कम करने वाली होती है उन्हें इंग्लिश में एंटीपायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो वो उनका सेवन करने के बावजूद लगातार एंटीपायरेटिक, यानी कौन सी होती है एंटीपायरेटिक मेडिसिन? पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल होती है ना, पीसीएम होती है 500 mg, या डोलो 650 के नाम से आती है, कालपोल ना के नाम से आती है, बहुत सारी एंटीपायरेटिक मेडिसिन आती है। वो लगातार ले रहे हैं 1 सप्ताह से। ठीक है, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, सेवन करने के बावजूद बुखार 1 सप्ताह से अधिक समय तक, 1 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहता है, मतलब लगातार 7 दिन से बना रहता है, तो संदिग्ध डेंगू वायरस का, तो उसको गैस करना चाहिए कि ये डेंगू वायरस के कारण ही हो रहा है, तो उसके लिए फिर डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए। गहन मूल्यांकन करने के लिए अपने चिकित्सा से परामर्श लें। मतलब अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो फिर उसे 100% डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए, और जो डॉक्टर है नज़दीकी उससे जाके उसे बताना चाहिए कि मुझे लगातार 7 दिन से सिम्टम आ रहे हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने के बाद में भी बुखार कम नहीं हो रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, लगातार 7 दिन हो गए, तो वो फिर टेस्ट करेगा, कंफर्म करेगा कि आपको कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। तो डेंगू के लिए फिर अलग अलग टेस्ट करते हैं, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला ये सिम्टम अगर नज़र आए तो आपको डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सिम्टम है, दूसरा जो है हेडेक, लगातार सिर दर्द रहना, मतलब हेडेक रहना। ठीक है, लगातार सिर दर्द रहना, लगातार सर दर्द रहना। डेंगू बुखार के लक्षणों में तीव्र सिर दर्द शामिल है, मतलब इसके अंदर कहता रहता है क्रोनिक हेडेक रहता है, यानी इसके अंदर सिर दर्द रहता है, कंटिन्यू सिर दर्द रहता है। ठीक है, कंटिन्यू सिर दर्द रहता है, जो ललाट और रेट्रो ऑर्बिटल लोब के बीच में धड़कता हुआ दर्द होता है। ललाट मतलब ये आगे का जो है, ये फ्रंटल हेड जो है वहाँ पे, और जो रेट्रो ऑर्बिटल है ये आंखों के पीछे की ओर ऐसा पेन होता है, ये आंखों के पीछे की ओर और यहाँ पे ये लगातार क्या होगा, पेन होगा, लगातार दर्द होने लगेगा, धड़कता हुआ दर्द होता है। यह द्विपक्षीय रूप से फैलता है, ये दोनों तरफ से फैलता है और बार बार होने वाली घटनाओं के साथ घूमता रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है पेन। तो इस तरह का दर्द हो तो वो डेंगू वायरस के कारण होता है। तो डेंगू का सिर दर्द बार बार होता है, इसका अर्थ है कि दर्दनाशक दवाई जिसे आने से ही नहीं रोक सकती। लगातार सिर दर्द के लिए आप चिकित्सक सलाह से अवश्य। तो दर्दनाशक का मतलब है यहाँ पे पेन किलर्स, पेन किलर जो दवाइयाँ होती है, एनाल्जेसिक और बोलते हैं, पेन किलर दवाइयाँ भी बोलते हैं। पेन किलर जो दवाई रहती है जैसे डाइक्लो वगैरह, ठीक है, डाइक्लोफिनेक या और एसाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, बहुत सारी ड्रग्स आती है। पेन किलर दवाई लेने के बाद में भी पीसीएम भी पेन किलर का काम करती है, पैरासीटामोल भी पेन किलर का काम करती है। तो ऐसी दवाइयाँ लेने के बाद में भी दर्द नहीं कम हो रहा है, सर का दर्द कम नहीं हो रहा है, लगातार हेडेक रह रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक का मतलब है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आपको टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो सिम्टम है, गंभीर शारीरिक देन, बॉडी पेन रहता है, शारीरिक बॉडी पेन, बॉडी एक भी बोल सकते हैं इसको, बॉडी एक या बॉडी पेन। ठीक है, तो डेंगू बुखार के लक्षणों में शरीर में गंभीर दर्द शामिल है, इसके लक्षण में भी ये होता है। तो इससे कुख्यात हड्डी तोड़ बुखार बनता है। इससे क्या बनता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर दर्द होगा, ये शारीरिक पेन होगा, तो वो भी एक लक्षण बन सकता है। जैसे ही वायरल संक्रमण आपकी मांसपेशियों में फैलता है, ये जैसे ही वायरस आपकी मसल्स जो है, मांसपेशियां मतलब मसल्स में फैलता है, तो सहज सूजन से शरीर में असहनीय दर्द होता है।
तो उसके कारण क्या होती है, बॉडी में स्वेलिंग आती है, सूजन होती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल दर्द होता है। असहनीय मतलब अनकंट्रोलेबल दर्द होता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, जो दर्दनाशक दवा से अस्थायी रूप से कम हो जाता है। लेकिन ये क्या होगा, जैसे ही आप पेन किलर दवाई लेंगे, ठीक है, पेन किलर दवाई लेंगे तो कुछ देर के लिए तो कम हो जाएगा, लेकिन बाद में वापस होने लग जाएगा। तो दवाइयों से अस्थायी रूप से कम हो जाता है, मतलब परमानेंट कम नहीं होता है, कुछ समय के लिए कम हो जाता है पेन किलर दवाई लेने की वजह से, लेकिन परमानेंट खत्म नहीं होता। इसलिए फिर अगर आपको ऐसा पेन हो रहा है तो आपको डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो गंभीर शरीर दर्द डेंगू के सबसे लोकप्रिय लक्षणों में से एक है। तो पूरी बॉडी में अगर दर्द हो रहा है तो सबसे जो लोकप्रिय लक्षण है, जैसे ब्रेक बोन फीवर के नाम से ही जाना जाता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से ही जाना जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, तो 100% आपको फिर डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और हाथ, पैर, मुंह, पीठ, बैक की मसल्स के जोड़ों को प्रभावित करता है। और दर्द कैसा होता है कि पूरी बॉडी में फैल जाता है, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, हाथ पैर दुखते हैं, घुटने जो जॉइंट होते हैं, घुटने वगैरह, है ना, उनमें दर्द रहता है, मुंह और पीठ, बैक की मसल्स जो है, बैक की मसल्स वगैरह है, वहाँ पे पेन होने लग जाता है, जोड़ों को प्रभावित करता है, मतलब जो जॉइंट है उनको प्रभावित करता है। हमारा सुझाव है कि बार बार होने वाले शारीरिक दर्द को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उसको डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है, तो उसको डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो था 4 नंबर आपके अभूतपूर्व चकत्ते। डेंगू के लक्षण में वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद स्पष्टीकृत लाल बैंगनी चकत्ते शामिल है। बॉडी पर कैसे चकत्ते हो जाते हैं, रेड और बैंगनी कलर के, ठीक है, रेड और बैंगनी कलर के चकत्ते हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं, चकत्ते मतलब रेसेस हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं, लाल और बैंगनी कलर के चकत्ते हो जाते हैं, जिसके कारण वो डेंगू का सिम्टम हो सकता है। इससे स्किन पर चोट लग सकती है, इसमें क्या स्किन पर इंजरी हो सकती है, स्किन पर इंजरी हो सकती है, जिसमें एपिडर्मिस के नीचे जो अपनी स्किन है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आंतरिक रक्तस्राव का संकेत दे सकती है, तो इसके अंदर क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है। रक्तस्राव का मतलब है ब्लीडिंग। इसके अंदर जो एपिडर्मिस के नीचे ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, तो उसके कारण चकत्ते बन जाते हैं, ब्लीडिंग संकेत दे सकती है। ये चकत्ते खसरे के समान दिखाई दे सकते हैं। जो खसरे की जो बीमारी रहती है ना, मिजल्स की जो बीमारी रहती है, उसके समान इसके रेड रेड चकत्ते दिख सकते हैं, बॉडी पे रेड रेड चकत्ते हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर चिकन पॉक्स के विपरीत इनकी आवर्ती उपस्थिति में निहित होती है। इसमें जो अंतर देखा जाएगा चिकन पॉक्स का के विपरीत, चिकन पॉक्स के विपरीत और उनकी आवर्ती उपस्थिति में निहित होता है, ठीक है। उसके बाद में डेंगू संक्रमण से अचानक चकत्ते निकलना एलर्जी प्रतिक्रियाओं से अलग है। ये चकत्ते एंटीहिस्टामिन दवाइयों से कम नहीं होंगे। ये जो चकत्ते हो जाते हैं बॉडी पे, तो ऐसी जो दवाइयाँ आती है वो आती है, अगर बॉडी पर रेसेस हो जाते हैं तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग देते हैं। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स एलर्जी के अंदर दी जाती है। किसके अंदर दी जाती है, एलर्जी के अंदर, एलर्जी के अंदर दी जाती है। तो एलर्जी के अंदर कौन सी ड्रग्स देते हैं, सिट्राजिन वगैरह देते हैं ना, सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, एविल देते हैं, सिट्राजिन देते हैं, लिवोसिट्राजिन देते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ लेने पर भी उसके चकत्ते खत्म ना हो, जिसका अर्थ है कि अंतर्निहित मच्छर जनित बीमारियों के इलाज के लिए नैदानिक परामर्श अच्छा विकल्प है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए,
डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नेत्र दर्द मतलब आई पेन। आई पेन डेंगू बुखार के लक्षण में आपकी आंखों के पिछले हिस्से में दर्द शामिल है। मैंने बताया था ऑर्बिटल जो एरिया है इसके पीछे की तरफ पेन होता है, आंखों के पीछे की तरफ पेन होता है। आपको लगातार सिर दर्द के अलावा इधर उधर हिलते डुलते दर्द का एहसास भी हो सकता है। इसको सब कॉन्जक्टाइवल रक्तस्राव से नेत्र संबंधी सूजन, आंखों में स्पष्ट लालिमा, यूवाइटिस का कारण भी बन सकता है। तो सब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग, ये जो कंजक्टाइवा होती है ना, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। सब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग, जो आंख की कंजक्टाइवा लेयर होती है, आंख की जो लेयर होती है कंजक्टाइवा, वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण आंखों में सूजन देखने को मिल सकती है, आई में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आई स्वेलिंग हो सकती है और आंखों को स्पष्ट लालिमा, यूआइटिस का कारण भी बन सकती है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, इनके कारण आपको डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए। अन्य बीमारियों के विपरीत डेंगू में आंखों में ऐसे नहीं है दर्द होता है, आंखों में पेन होता है। दूसरे बीमारियों में ऐसा नहीं होता, जितना इसके अंदर क्या होगा, आंखों में पेन होगा, ऐसे नहीं है दर्द होगा और आंखों को आंखें लाल हो जाती है। आप अगर इन लक्षणों का अनुभव करते हैं तो असुविधा को कम करने के लिए ओटीसी दवाओं का स्वयं सेवन किए बिना कोई भी अपनी मर्जी से दवाई लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डेंगू वगैरह का टेस्ट करवाना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कौन सी बीमारी है। ठीक है, लंबे समय तक थकान, छठा जो है 6 पॉइंट जो है मैंने बताया था, लंबे समय तक क्या रहती है, फैटिक रहती है, थकान रहती है। तो इससे हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। उसके कारण क्या होगा, पूरी बॉडी में पेन होगा तो थकान भी होगी। डेंगू के लक्षणों में लंबे समय तक थकान भी शामिल है। इसके कारण क्या होता है, थकान भी होती है। क्योंकि डेंगू वायरस आपकी मांसपेशियों में घुसपैठ करता है, मतलब मांसपेशियों में चला जाता है, मसल्स में चला जाता है डेंगू वायरस, जिससे क्या होगी, थकान होगी, फैटिक होगी, जिससे तेजी से सूजन और लगातार शरीर में दर्द रहता है, जो अभी पढ़ा था आपने, जिसके कारण मसल्स में जाने के कारण उसमें क्या रहेगा, लगातार दर्द रहेगा और वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। तो दर्द समर्थी ऐंठन के साथ में कई हफ्तों तक बना रह सकता है और ये कई हफ्तों तक रहता है। यदि आप डेंगू बुखार के लक्षणों के समान लक्षणों के साथ में एस्पिटिक शारीरिक परेशानी का अनुभव करते हैं, अगर आपके साथ में ऐसे कुछ सिम्टम आ रहे हैं और ऐसा अनुभव कर रहे हो, दर्दनाशक दवाई न लें, तो आपको क्या है, पेन किलर नहीं लेनी चाहिए और ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज करने के बजाय आपको पूरा इलाज करवाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए डेंगू का। ठीक है, उसके बाद में है गंभीर पेट की परेशानी। डेंगू बुखार के लक्षणों में पेट की गंभीर परेशानी शामिल है, जो कि कौन कौन सी हो सकती है, कोलेसिस्टाइटिस हो सकती है, कोलन में इन्फ्लामेशन हो सकता है। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब हो गया कोलन के अंदर इन्फ्लामेशन। कोलाइटिस हो सकता है, कोलन में इन्फ्लामेशन हो सकता है। गाल ब्लैडर में, ये कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। कोलाइटिस कोलन के अंदर इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस लीवर में इन्फ्लामेशन, अग्नाशय शोथ के रूप में प्रकट हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है के रूप में हो सकता है। इसमें पेट में पूरे एरिया में सूजन और अत्यधिक दर्द रहता है। ठीक है, इसके कारण रहता है एब्डोमेन पेन हो जाता है और पेट के अंदर स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद में डेंगू संक्रमण पित्त से यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये जो लीवर वगैरह है इनको भी अफेक्ट करता है, जिससे क्या है, सब सेरोसल दर्द जमा हो जाता है। सब सीरोसल जो दर्द होता है, जो लिक्विड होता है, वो क्या होता है, जमा हो जाता है। यदि आप लगातार पेट दर्द का अनुभव करते हो तो एंटीस्पाज्मेटिक दवाई या ब्रांडेड एंटीस्पाज्मेटिक दवाई क्या रहती है, जो एब्डोमेन पेन को कम करती है, एब्डोमेन के पेन को कम करती है, स्पाज्म को कम करती है, वो एंटीस्पाज्मेटिक दवाइयाँ होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और कुछ एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया के लिए मारी जाती है। एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए दी जाती है।
तो ऐसी दवाइयाँ को स्वयं लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके अकॉर्डिंग दवाई लें। उसके बाद में सूजी हुई लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है 8 नंबर, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है। तो डेंगू संक्रमण आपके पूरे शरीर में लिम्फ नोड को भी प्रभावित कर सकता है। ये क्या करता है? लिम्फ नोड को भी प्रभावित कर सकता है। जो लिम्फ नोड होती है अपनी बॉडी के अंदर, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। यह गंभीर सूजन का कारण बनता है। इसके अलावा गर्दन के क्षेत्र में भी सूजन के साथ इसका पता लगाया जाता है। गर्दन में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। गर्दन में भी इसके कारण स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसको अंतर्निहित क्षति में थाइमस में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन मेरो में प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथैलेसीमिया हो सकता है, कम लसिका कोशिका की गिनती और लिम्फ नोड रोज गलत साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है जो नजर आ सकते हैं आपको। थाइमस शोध यानी थाइमस में एट्रोपी हो सकती है। बोन मेरो हाइपोप्लेजिया हो सकता है। बोन मेरो अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मेरो, ठीक है। यह अस्थि मज्जा का मतलब है बोन मेरो। बोन मेरो बोन मेरो और लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो सकता है, गल सकती है, वहाँ पे सड़न वगैरह हो सकती है। यदि आप डेंगू के बुखार के लक्षणों के साथ लिम्फ नोड में सूजन का अनुभव करते हैं, अगर साथ में डेंगू के कुछ लक्षण आ रहे हैं, लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग आ रही है, तो आपको जल्दी से उसका निदान करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर का परामर्श चिकित्सक से परामर्श करें, ठीक है। चिकित्सक से परामर्श करें। बार बार में मितली और उल्टी होना। मितली और उल्टी होना का मतलब यहाँ पे है, बार बार में मितली और उल्टी होना। नाइन नंबर पॉइंट है, बार बार में मितली और उल्टी होना। मितली मतलब नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी मतलब वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग। तो मितली और उल्टी डेंगू के लक्षणों में से है। यहाँ नोजिया वोमिटिंग डेंगू के लक्षण है, ठीक है। डेंगू के लक्षणों के कारण ही होता है। तो डेंगू के लक्षणों में से एक है, क्योंकि आंतों की दीवारों और आंत में स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्या है? इंटेस्टाइन जो है, आंतों की दीवार मतलब इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उल्टी वगैरह होने के चांस रहते हैं। खून की उल्टी हो सकती है। उल्टी के साथ में क्या हो सकता है? वोमिटिंग के साथ में ब्लड भी आ सकता है। वोमिटिंग के साथ में ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। खून की उल्टी हो सकती है। उसके बाद में आपको बार बार दस्त के साथ में पेट दर्द और कोमलता का अनुभव हो सकता है। तो दस्त लगेगी, डायरिया होगा, दस्त मतलब डायरिया, उसके साथ में एब्डोमेन पेन का अनुभव भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स आपको देख सकते हैं। मध्यवर्ती डेंगू चेतावनी संकेतों में से एक है। इसका अर्थ है कि आप नैदानिक सहायता के बिना आपकी स्थिति रातों रात खराब हो सकती है। तो हमारा सुझाव है कि आप किसी भी पंजीकृत डायग्नोसिस यानी मेडिकल जो चिकित्सा है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आपको टेस्ट करवा के पता करना चाहिए
और वमन रोधी दवाइयों का सेवन न करें। मतलब इसको आप अगर उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग हो रही है और आपने ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कराने से पहले ही एंटी वोमिटिंग वगैरह दवाइयों का सेवन नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद में डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है उसके अकॉर्डिंग दवाई लें। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आंतरिक ब्लीडिंग। तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। आंतरिक ब्लीडिंग आपके महत्वपूर्ण अंगों को रोगजनक संक्रमण का परिणाम है। उन्नत डेंगू के लक्षण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है डेंगू के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स का कम हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? तो प्लेटलेट का कम हो जाना। प्लेटलेट का कम हो जाना। प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स क्या होती है? तो प्लेटलेट्स ब्लड का टाइप है। ब्लड किससे बना होता है? ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बना होता है। ठीक है। प्लेटलेट कितने होते हैं नॉर्मल? तो प्लेटलेट नॉर्मल होते हैं, अभी जो मैंने बताया था 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब होते हैं। ठीक है। उसके कारण क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब हो गया प्लेटलेट्स का कम हो जाना। किसका कम हो जाना? प्लेटलेट्स का कम हो जाना। अगर 1.5 लाख से कम हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। तो प्लेटलेट सेल काउंट का विनाश यानी कम हो जाना का कारण बनते हैं। यह आंतों के क्षेत्र में गंभीर स्त्राव कारण बनता है। इसके कारण क्या है? प्लेटलेट कम हो गए तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। आंतों में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब डेंगू की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि डेंगू बीमारी है? ये तो थे कुछ लक्षण जिनके द्वारा हमें पता लगाना चाहिए, सिम्टम्स, लक्षण वगैरह। तो अब डेंगू की पहचान के लिए डॉक्टर के कई परीक्षण है, कर सकते हैं, कई टेस्ट होते हैं। तो डेंगू का डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारे, डायग्नोसिस मतलब पहचान करना, इन्वेस्टिगेशन करना, निदान करना। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले परीक्षण कुछ इस प्रकार है। तो पहला जो टेस्ट है आपके वो है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट से हम डेंगू का पता लगा सकते हैं। यह टेस्ट डेंगू वायरस के NS1 जो है, डेंगू NS1 के अंश की जांच करता है कि कौन सा टाइप का डेंगू है, NS1 है, IgM है, IgG है। तो उसका पता लगाने के लिए डेंगू एंटीजन NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं। इसके द्वारा हम डेंगू का पता लगा सकते हैं। ठीक है। डेंगू लक्षण, डेंगू फीवर इन्फेक्शन। तो इसके अंदर कैसे देखा जाता है? पहले डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डेंगू के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। डेंगू के लिए एक तो एंटीजन टेस्ट हो गया, एक हो गया एंटीबॉडी टेस्ट। ये एंटीबॉडी टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं। तो डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट, एक IgG करते हैं और एक IgM करते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडी टेस्ट। यह जांच कुछ एंटीबॉडीज संक्रमण से लड़ने वाले अणु की तलाश करती है जो शरीर में डेंगू बुखार होने पर बनता है। ठीक है। ये डेंगू फीवर बनने पर बनता है। डेंगू फीवर बनने पर बनता है मतलब अगर ये एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, IgM एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो यह जांच कुछ एंटीबॉडी संक्रमण के लड़ने वाले अणु की तलाश करती है और जो शरीर के डेंगू बुखार होने पर बनता है। तो डेंगू बुखार बनने पर ये IgM बनेगा, तो उससे ये एंटीबॉडी से टेस्ट पता चल जाएगा कि इसको डेंगू है कि नहीं। आमतौर पर लक्षणों के 3 से 5 दिन के बाद पॉजिटिव होता है। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं और ये टेस्ट करते हैं तो ये 3 से 5 दिन में पॉजिटिव दिखाई देता है।
और कुछ हफ्तों तक ऐसा रह सकता है। ये 3 से 5 दिन से कुछ वीक तक रह सकता है, ठीक है, 1-2 वीक तक रह सकता है पॉजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट है IgG। एक करते हैं अपन NS1 टेस्ट, डेंगू NS1। एक करते हैं डेंगू IgM टेस्ट। अब एक करते हैं डेंगू IgG टेस्ट, बड़ा जी लिखते हैं ना, IgG टेस्ट। IgG टेस्ट तो IgG एंटीबॉडी टेस्ट, यह टेस्ट अलग अलग एंटीबॉडी की खोज करता है जो बाद में बीमारी के उबारता है और कई महीनों तक से कई वर्षों तक रह सकता है। ये जो है कई महीनों से, मंथ से ईयर तक रह सकता है। वो तो कुछ दिनों तक ही रहता है, लेकिन ये ईयर तक रहता है, ठीक है। वो वीक तक रह सकता था, ये कुछ महीने से दिन तक रह सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट है, ये तो हो गए 3 टेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है RT-PCR टेस्ट कर सकते हो। जो वायरस के लिए टेस्ट होते हैं RT-PCR टेस्ट कर सकते हो। RT-PCR टेस्ट वायरस का पता लगाने के लिए किया जाए। RT-PCR परीक्षण का अर्थ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन का पता लगाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR डेंगू वायरस की आनुवांशिक सामग्री RNA की पहचान के लिए, इससे क्या है, RNA की पहचान की जाती है। तो ये जो RT-PCR टेस्ट होता है, ये तो वायरस आनुवांशिक सामग्री, आनुवांशिक मतलब जो हेरिडेटरी है, उसकी RNA की पहचान के लिए एक शानदार परीक्षण है। RNA की पहचान करता है। तो RT-PCR, वैसे अभी कोरोना के अंदर भी RT-PCR टेस्ट करते थे, तो वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, ठीक है। परीक्षण की शुरुआती दौर में किया जाता है जब यह सबसे प्रभावी होता है। ये जब कब किया जाता है, जब डेंगू की स्टार्टिंग फेज हो तभी RT-PCR टेस्ट किया जाता है, जब वायरल लोड ज़्यादा हो। गंभीर डेंगू बुखार के लक्षणों में कुछ चिकित्सक अन्य अंगों में डेंगू संक्रमण के प्रसार को जानने के लिए अन्य ब्लड परीक्षण और रेडियोलॉजी इमेजिंग परीक्षण का सुझाव दे सकते हैं, जो निम्नलिखित है। कुछ अलग टेस्ट भी कर सकते हैं। ये तो हो गए कंफर्म टेस्ट। इससे क्या है, डेंगू पता लग सकता है कि डेंगू हो गया, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डेंगू NS1 टेस्ट होता है, डेंगू IgG होता है, डेंगू IgM होता है, RT-PCR टेस्ट होता है। अब कुछ अलग टेस्ट और करवा सकते हैं कि प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है, उसके कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो उसके लिए अगर और किडनी पे इफेक्ट तो नहीं हुआ है, लीवर पे इफेक्ट तो नहीं हुआ है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, लीवर में स्वेलिंग वगैरह है तो USG वगैरह करवा सकते हैं। तो ये कुछ अदर टेस्ट और करवा सकते हैं, तो वो निम्नलिखित है। तो उसमें पहला है LFT टेस्ट। कौन सा है, लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो LFT को सीरम बिलिरुबिन, क्या क्या देखते हैं इसके अंदर, सीरम बिलिरुबिन देखते हैं। जो मैंने जो ब्लड की क्लास ली है उसके अंदर सबकी नॉर्मल रेंज बताई हुई है। RFT LFT इनकी सबकी नॉर्मल ब्लड रेंज बताई हुई है। बिलिरुबिन नॉर्मल कितना होता है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो हाई होता है, कम कैसे होता है, तो उसकी सब बताई हुई, वहाँ पे जाके दे सकते हो। तो सीरम इसके अंदर क्या क्या देखते हैं, LFT के अंदर बिलिरुबिन देखते हैं, SGOT-PT देखते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखा जाता है, एल्बुमिन वगैरह देखा जाता है। तो LFT सीरम बिलिरुबिन उच्च ट्रांस एमिनेज या सीरम एल्बुमिन के स्तर की जांच की जाती है। इसके अंदर इनकी जांच की जाती है एल्बुमिन वगैरह की। यह जांच लीवर यानी यकृत की विफलता के लक्षणों को पहचानने में मदद करती है। यानी लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए पता लगाने के लिए की जाती है, जो डेंगू संक्रमण के कारण हो सकता है। जो इसमें क्या है, डेंगू संक्रमण के कारण हो सकती है, इसलिए ये भी करा सकते हैं। उसके बाद में RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। RFT की फुल फॉर्म है किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सीरम क्रेटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर सीरम क्रेटिनिन
का स्तर की जांच की जाती है। यह जांच विभिन्न गुर्दे की बीमारी के कारण होने वाली समस्याओं को पहचानने में मदद करती है। मतलब क्रिएटिनिन का टेस्ट किया जाता है, किडनी में इन्फेक्शन को शो करता है। क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं, जो किडनी में इन्फेक्शन है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए करते हैं। तो उनकी वजह से डेंगू की वजह से किडनी में भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो उसका भी आप पता लगा सकते हो। जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ट्यूबरकुलर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, किडनी में जो नेफ्रॉन है वहाँ का ट्यूबरकुलर नेक्रोसिस हो सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेल होना। हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, बीपी कम होना। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है, रेबिडोलाइसिस हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम आए तो ये टेस्ट करवा सकते हो। उसके बाद में एक्सरे टेस्ट जो है, एक्सरे के द्वारा हम स्वेलिंग वगैरह देख सकते हैं। तो फेफड़ों में तरल प्रभाव टेस्ट प्यूरल इफ्यूजन को देखने के लिए किया जाता है। फेफड़ों के अंदर क्या है, टेस्ट जो किया जाता है प्यूरल इफ्यूजन को देखने के लिए किया जाता है। फेफड़ों के अंदर कोई लिक्विड तो नहीं भर गया है उसको देखने के लिए, ठीक है। तरल प्रभाव तो नहीं हुआ है उसको देखने के लिए। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, दिल में चारों ओर तरल पदार्थ तो इकट्ठा नहीं हो गया, जो हार्ट है वहाँ पे कोई फ्लूइड तो इकट्ठा नहीं हो गया, इसके लिए एक्सरे की जांच की जाती है, ठीक है। तो दो चीज़ों के लिए जांच करते हैं, लीवर में कोई लिक्विड जमा नहीं हो गया, सॉरी फेफड़ों में, लंग्स में कोई लिक्विड वगैरह जमा नहीं हो गया उसका पता लगाने के लिए, और पेरिकार्डियल हार्ट में कोई फ्लूइड वगैरह जमा तो नहीं हो गया, इकट्ठा तो नहीं हो गया, तो पेरिकार्डियल फ्यूजन बोलते हैं उसको। उसके बाद में इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, ईसीजी भी कर सकते हैं डेंगू के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, तो ये ईसीजी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ईसीजी बोलते हैं। तो डेंगू संक्रमण में हार्ट यानी हृदय की विद्युत गतिविधि की जांच करने के लिए किया जाता है। हार्ट रेट में कोई चेंजेस आए, रिदम में कुछ प्रॉब्लम आए, ईसीजी यानी हार्ट के रिदम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आए, PQRS ये बनते हैं इसके अंदर, PQRST, इसकी कोई रिदम में और हार्ट रेट में कोई प्रॉब्लम आए, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया वगैरह, और कोई हार्ट में प्रॉब्लम वगैरह को देखने के लिए ईसीजी का टेस्ट किया जाता है। कई मरीजों में डेंगू संक्रमण के कारण पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोलाइट की असमानता के कारण भी ईसीजी पर विचार देखी जा सकती है। मतलब इसके अंदर ईसीजी के अंदर हम देख के पता लगा सकते हैं कि पोटेशियम बढ़ हो गया है या कैल्शियम कम हो गया है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकेलेमिया है या हाइपरकेलेमिया है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल, ठीक है, और मैग्नीशियम का लेवल, और इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम का लेवल आदि का पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद में ब्रेडिकार्डिया वगैरह, जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, साइनस टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और एसटी वेव पर में कोई चेंजेस आए, जो ये एसटी वेव वगैरह है, तो ये ईसीजी को पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे ये क्या क्या डिजीज होती है, तो इनका चेंजेस भी ईसीजी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में यूएसजी करके सोनोग्राफी, इसको सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रा सोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। सोनोग्राफी किसकी करनी है, एब्डोमेन की करनी है। पेट में कोई स्वेलिंग वगैरह है, अगर आंतों में स्वेलिंग देखनी है, या फिर लीवर में कोई स्वेलिंग हो गई है, तो पित्ताशय में थैली में सूजन हो, या पेरिकोलाइसिस दर हो, या जलोदर, आपके पेट में भीतर ब्लीडिंग कोई दर या इकट्ठा हो गया हो, है ना, पेट के अंदर कोई फ्लूइड जमा हो गया हो, एसाइटिस वगैरह हो, तो उसको देखने के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ सीरोसाइटिस के लिए कर सकते हैं, तो पेट की कुछ जो है डिजीज के लिए उसका कर सकते हैं। उसके बाद में टूडी को भी हार्ट के लिए किया जाता है, हार्ट की मसल्स की जांच के लिए किया जाता है इसका टेस्ट भी। तो ये डेंगू के अंदर तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, एमआई वगैरह के चांसेस हैं, तो उसके कारण हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोलॉजिस्ट के कारण तो कर सकते हैं। उसके बाद में डी डाइमर टेस्ट होता है, डी डाइमर स्तर की जाँच की जाती है। डी डाइमर एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है जो शरीर में रक्त के थक्कों को घुलने पर उत्पन्न होता है। डी डाइमर एक टेस्ट और कर सकते हैं, जो डी डाइमर स्तर की जांच की जाती है। डी डाइमर एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है। डी डाइमर क्या होता है, एक प्रोटीन का टुकड़ा होता है जो शरीर में रक्त के थक्कों को घुलने पर उत्पन्न होता है।
डेंगू संक्रमण से रक्त में डी डाइमर का स्तर बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डी डाइमर का स्तर, अगर डेंगू होगा तो स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा। इस परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द, सीने में तेज दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और हाथ पैर की त्वचा में रंग में बदलाव हो सकता है। तो ये डी डाइमर में देखने को मिलता है। उसके बाद में फाइब्रोनेजन टेस्ट होता है। फाइब्रोनोजन के स्तर की जांच करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है कि फाइब्रोनोजन एक ब्लड प्रोटीन होता है। क्या होता है? ब्लड प्रोटीन होता है। ये एक ब्लड प्रोटीन होता है जो लीवर में उत्पन्न होता है और ब्लड के थक्कों को जमने में मदद करता है। तो फाइब्रोनोजन की कमी के कारण रक्त का थक्का जमना मुश्किल हो जाता है। अगर फाइब्रोनोजन की कमी होगी तो ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो उसके कारण क्या होगा, डेंगू स्रावी बुखार हो सकता है। डेंगू में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पेशेंट को अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आपके फाइब्रोनोजन स्तर की जांच की जानी चाहिए, इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में है फाइब्रिन डिग्रेडेशन उत्पादन रक्त परीक्षण। ये FDP एक टेस्ट होता है। यह एक रक्त परीक्षण है। यह ब्लड का टेस्ट है जिसका उपयोग FDP स्तरों की जांच के लिए किया जाता है। FDP एक पदार्थ होता है जो रक्त के थक्कों को घुलने में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह जो है रक्तस्रावी बुखार के कारण FDP स्तर में वृद्धि हो सकती है, जो कि प्राथमिक या द्वितीयक फाइब्रिनोजन थक्का घुलने में गतिविधि को संकेत के रूप में देखा जाता है। तो ये भी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं। तो इसको भी हम डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि ब्लड का थक्का कितना जम रहा है, नहीं जम रहा है, जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, जिसके कारण ये टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर। ठीक है। डेंगू का इलाज क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। अब पढ़ते हैं अपन ट्रीटमेंट। डेंगू बुखार इलाज बेहतर महसूस करने के लिए, ठीक करने के लिए, मदद करने के लिए कई विकल्प शामिल हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा देना, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा देना पेशेंट को। अगर डेंगू बुखार में ट्रीटमेंट क्या है, डेंगू में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। अभी तक कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो डेंगू वायरस के खिलाफ एकदम से एक्शन करे और उसको खत्म कर दे। बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे वो अपने आप प्लेटलेट वगैरह को बढ़ाने लग जाएगा और उसको ठीक किया जा सकता है। तो डेंगू बुखार से निपटने के दौरान हाइड्रेट रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। हाइड्रेट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना चाहिए, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। पेशेंट को पानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, पानी देना चाहिए। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे तरल पदार्थ जैसे पानी, नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन से तरल पदार्थ दे सकते हैं लिक्विड में, तो पानी दे सकते हैं, वाटर, नारियल पानी जो है कोकोनट वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय पी देना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाले कौन से होते हैं, तो ORS होता है। अगर पानी पी सकता है ORS का घोल पिलाना चाहिए। ORS नहीं है तो फिर IV फ्लूइड देते हैं। अगर पेशेंट मुंह से नहीं ले रहा तो IV फ्लूइड में RLNS वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना चाहिए। यह शरीर के खोए हुए तरल पदार्थ को भरने में मदद करता है। जो लिक्विड कम हो गया है बॉडी के अंदर उसको भरने में मदद करेगा। हाइड्रेशन रहेगा तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। उसके बाद में वायरस के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है और आपकी वसूलता सहायता करता है। आराम करें। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ट्रीटमेंट में आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, ज़्यादा घूमे फिरे ना, है ना, क्योंकि उस वायरस के कारण बॉडी पेन वगैरह होती है, थकान होती है, हाथ पैर दुखते हैं, मसल्स दुखती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। भरपूर आराम करके अपने शरीर को मरम्मत के लिए आवश्यक समय दें। इसमें क्या है, आराम करें जिससे कि शरीर, अपनी बॉडी जो है अपने आप उस वायरस के खिलाफ लड़ेगी और रेस्ट करने से आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। इससे आराम लेने से, खुद आराम करने देने से आपके शरीर में डेंगू वायरस के लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने और ताकत हासिल करने में मदद मिलती है। ताकत हासिल करने में भी मदद मिलती है। उसके बाद में दर्द निवारक गोलियां दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आता है दर्द निवारक भी। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो पेन किलर दे सकते हैं। तो डेंगू तेज बुखार बेचैनी पैदा कर सकता है, तो एसिटामिनोफेन ही क्या होती है, पैरासीटामोल होती है। ठीक है, ये पैरासीटामोल होती है। PCM जो है 500 mg या 650 mg, ये दोनों में काम आती है। फीवर भी कम करती है, बुखार भी कम करती है और पेन को भी कम करती है और स्वेलिंग को भी कम करती है। ठीक है, तो ये गोली दे सकते हैं, सबसे बेस्ट रहती है। जैसी ओवर द काउंटर दवाई बुखार को कम कर सकती है।
और दर्द या बेचैनी को कम कर सकती है। एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन से बचें। तो कौन सी टैबलेट नहीं देनी चाहिए? तो वो टैबलेट है आपके एस्प्रिन। एस्प्रिन नहीं दे सकते, एस्प्रिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। एस्प्रिन खून को पतला करती है, तो इसके कारण ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो कभी भी नहीं देना चाहिए। आइबुप्रोफेन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। आइबुप्रोफेन के कारण भी पेन हो सकता है। आइबुप्रोफेन भी नहीं देनी चाहिए, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब अगर गंभीर मामला है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है तो प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं, जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स कैसे चढ़ाते हैं। तो प्लेटलेट के अंदर प्लेटलेट चढ़ाते हैं, मैंने क्लास में बताया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्लास में बताया हुआ है प्लेटलेट कैसे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गए 10-20 हज़ार तक हो जाएंगे, अगर 20 हज़ार से कम होने लगे तो प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। तो गंभीर मामले में ब्लीडिंग होने से बचने के लिए भी चढ़ा सकते हैं। तो गंभीर डेंगू के मामले में प्लेटलेट काउंट को महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है। प्लेटलेट के स्तर को फिर से भरने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आवश्यकता है, फिर से भरने के लिए ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तो शरीर को थक्का जमने में मदद करता है। तो प्लेटलेट क्या करते हैं? ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है। नहीं तो क्या होगा, प्लेटलेट जैसे जैसे कम होगा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट की हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। सहायक देखभाल, डेंगू बुखार में मितली जैसे नोजिया होती है, उल्टी होती है, दस्त होती है जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो उचित दर संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाए रखने के लिए हेल्थ केयर, तो ये क्या है, पेशेंट को क्या उल्टी नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो एंटी वोमिटिंग मेडिसिन दे सकते हैं। डायरिया हो सकते हैं तो डायरिया कंट्रोल के कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स को दो तरीके से चढ़ाते हैं, एसडीपी और आरडीपी। एक होती है एसडीपी होती है, एक आरडीपी होती है। तो एसडीपी सिंगल डोनर वाली होती है जो एक चढ़ाते हैं, आरडीपी जो होती है वो 4 चढ़ती है। ये 15 से 15 मिनट या 15-20 मिनट के अंदर एक आरडीपी चढ़ जाती है ना। एक आरडीपी जो है 15 मिनट के अंदर ही चढ़ जाती है, 15 से 20 मिनट, 4 चढ़ानी पड़ती है, ठीक है। एक अगर चढ़ाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, इसलिए 4 चढ़ाते हैं एक साथ में। उसके बाद में हाइड्रेट रखने के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए आईवी दे सकते हैं ना, मैंने बताया था आईवी के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आईवी इंट्रा वेनस रूट से दे सकते हैं। और कौन सी दे सकते हैं? एग्जाम्पल आरएल दे सकते हैं, एनएस दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है। तो मोस्टली आरएल देते हैं, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके बाद में रिस्क फैक्टर क्या है? डेंगू के अंदर रिस्क फैक्टर, ठीक है। डेंगू के लिए हर कोई अति संवेदनशील होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डेंगू की संभावना को बढ़ा सकती है। जो क्या करती है? डेंगू की संभावना को बढ़ा सकती है। तो रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? तो स्थान, ऐसे स्थान जहाँ पे मच्छर ज़्यादा है, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर वही हो गए। तो ऐसे स्थान जहाँ पे क्या है, मच्छर ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में यात्रा करना, रहना, डेंगू फैलाने वाले मच्छर आम है। जहाँ पे ज़्यादा मच्छर रहते हैं डेंगू वाले, तो वहाँ पे यात्रा करना, जिसके कारण आपको डेंगू हो सकता है, जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आप खुद को उष्णकटिबंधीय या इन क्षेत्रों में जाते हो, उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाते हो, तो मच्छरों को काटने से बचने के लिए आपको अतिरिक्त कदम उठाना चाहिए। मतलब ओडोमॉस क्रीम वगैरह लगानी चाहिए, मॉस्किटो वाली वो नेट वगैरह लगानी चाहिए। मच्छर वहाँ पनपते हैं। मच्छर के संपर्क में आना, मच्छरों की अधिक आबादी वाली जगहों पर समय बिताने से डेंगू वायरस ले जाने वाले मच्छर द्वारा काटे जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके कारण होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, सुबह सुबह
और देर दोपहर में मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। एक तो मच्छर कहाँ होते हैं, एकदम सुबह सुबह है मच्छर काटते हैं, या फिर जो दोपहर होती है, आफ्टरनून होती है, लेट आफ्टरनून, वहाँ पे उस टाइम ये मच्छर काटते हैं। इसलिए सावधानी बरतना आपके जोखिम कम कर सकता है। उसके बाद में मच्छर का नियंत्रण कैसे करेंगे मच्छरों पर, तो आपके आसपास मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए अपर्याप्त मच्छरों के प्रजनन और डेंगू के प्रसार के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो रुका हुआ पानी क्या बढ़ा सकता है, रुका हुआ पानी। अगर पानी वहां पे इकट्ठा हो रहा है तो ये मच्छर को निमंत्रण देने वाली बात है, मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे। जैसे ही खुले कंटेनर या फेंके हुए सामान में मच्छर के प्रजनन के लिए उपयुक्त ठहराव व स्थल प्रदान करते हैं। उसके बाद में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्थिर पानी को खत्म करने के लिए जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साफ सफाई का ध्यान रखें। कचरा वगैरह ना होने दें, पानी का ठहराव ना होने दें। घर में पानी वगैरह इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मच्छर पनपेंगे और वहाँ से बीमारी फैला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इम्यूनिटी कमजोर होती है, कम प्रतिरक्षा प्रणाली, कुछ विशेष चिकित्सा स्थिति या कीमोथेरेपी जैसे उपचार के तहत रहने वाले लोग, तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है। तो इम्यूनिटी पावर, एक तो और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और एक कीमोथेरेपी जो वर्ड यूज हुआ, ये कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट देने पे कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। कैंसर को खत्म करने के लिए एक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, वो कीमोथेरेपी होती है जो कैंसर को खत्म की जाती है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। कैंसर ड्रग्स जो होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है, उनको देने पे जो इम्यूनिटी है पेशेंट की वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि ये सेल्स को मारती है। तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन लोगों को डेंगू होने के ज़्यादा चांस रहते हैं कि अगर उसने मच्छर काट लिया तो तुरंत हो जाएगा उनको। जिनको डेंगू बुखार के प्रति अधिक संवेदनशीलता हो सकती है, उनके शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने में संकट हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको ज़्यादा सीवियर बीमारी हो सकती है। इस वजह से डेंगू से बीमारी से गंभीर रूप को खतरा हो सकता है। पिछला डेंगू संक्रमण, यदि आप पहले से डेंगू बुखार का अनुभव कर चुके हैं, तो यदि आप फिर से संक्रमित हो जाते हैं तो आपको गंभीर डेंगू होने का खतरा रहता है। अगर आपको एक बार डेंगू हो गया और फिर वापस डेंगू हो जाता है तो आपका गंभीर खतरा ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। बार बार में डेंगू भी नहीं होना चाहिए। एक बार हो गया और फिर बार वापस होता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डेंगू वायरस के 4 संस्करण होते हैं। अलग अलग संस्करण के साथ में आगामी संक्रमण से गंभीर लक्षणों का खतरा बढ़ सकता है। आयु, हालांकि डेंगू बुखार सभी आयु के व्यक्तियों को हो सकता है, सभी एज वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, उनको भी ये रोग क्या होगा, उनको भी हो सकता है। गंभीर रूपों का सामना करने की संभावना अधिक होती है, सब में हो सकता है, लेकिन इनमें अगर हो गया तो इनको क्या होगा, सीवियर कंडीशन हो सकती है। इनकी जो स्थिति होती है वो गंभीर हो सकती है, इनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, इनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या रहती है, इम्यूनिटी जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम रहती है, जिसके कारण अगर ये इनको बीमारी हो जाती है तो फिर क्या स्थिति गंभीर हो सकती है, सीरियस हो सकती है, ठीक है। इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उतनी ही लचीली नहीं हो सकती, जिसके कारण शरीर में वायरस का मुकाबला करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अब प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए है मच्छर पे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, मच्छर पे कंट्रोल करना चाहिए। तो अपने आसपास पे पानी स्तर, जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, आसपास में पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा होगी। खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, मच्छरदानी लगाएं, और स्किन क्रीम आती है, ओडोमॉस क्रीम आती है, उसका यूज करें, उससे भी मच्छरों को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अपने आसपास स्थिर पानी संभावित प्रजनन स्थलों को हटा दें। खिड़कियों और दरवाजों, मच्छरदानी और स्क्रीन का यूज करें, ठीक है, स्किन क्रीम का यूज कर सकते हैं। सुरक्षात्मक कपड़े पहने जा सकते हैं,
जो है लंबी बाजू के कपड़े पहने, ठीक है, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शरीर ढक सके आपका। अगर आपकी बॉडी कवर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर होती है, तो वो बीमारी होने के कम चांस रहते हैं। तो आप बाहर जाते समय लंबी बाजू के कपड़े पहने, पैंट और मोजे पहने, और हल्के रंग के कपड़े भी मच्छरों को भगाने में मदद करते हैं। डार्क कपड़े, येलो जैसे कपड़े पहनते हो, डार्क येलो, तो कभी कभी देखते हो मच्छर ज़्यादा चिपकते हैं, तो इसलिए हल्के कलर के कपड़े पहनेंगे तो भी मच्छर कम चिपकेंगे। उसके बाद में कीट विकर्षक मतलब उजागर त्वचा या कपड़ों पर डीडीटी, पैराडीन या लेमन यूकेलिप्टस के तेल के साथ मच्छर को विकर्षक लगाया जा सकता है। ये ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं, ये कुछ डीडीटी, पैराडीन, लेमन, ये कुछ तेल वगैरह आते हैं, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। पीक एक्टिविटी से बचें, सुबह और देर दोपहर के समय बाहरी गतिविधियों को सीमित करें जब मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जब मच्छर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं उस टाइम की एक्टिविटी से बचें। स्वच्छ परिवेश, अपने रहने की जगह को साफ रखें, तो अपने आसपास की जगह एकदम साफ रहनी चाहिए, ठीक है, साफ रखें। कचरे का उचित तरीके से निस्तारण करें, निपटाएं उसको, और मच्छरों को आराम करने वाले क्षेत्रों को कम करने के लिए झाड़ियों का ट्रिम करें। यानी जो पेड़ पौधे ज़्यादा वेस्ट हो चुके हैं, वहाँ पे कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, तो उनको ट्रिम करें, काटे उसको, ठीक है। सामुदायिक प्रयास, मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए सामुदायिक पहलुओं में शामिल हो, साफ सफाई का अभियान चलाएं और बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं का वकालत करें। मतलब कम्युनिटी में अगर कहीं पे आपके गांव वगैरह में गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो सामुदायिक प्रयास करें, मतलब कम्युनिटी के लोगों को आपस में जोड़ें और उनको ये एडवाइज करें कि भाई गंदे पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छर पनपेंगे, बीमारियां पैदा होगी, तो सब मिलके ही काम करें कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखें, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह कम हो। सुनिश्चित करें कि आप वाई में डेंगू बुखार के बारे में नवीनतम सूचना के बारे में करें, स्थानीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन का पालन करें। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वहां पे आपको कोई हेल्थ वर्कर वगैरह एडवाइस दे रहे हैं कैसे डेंगू से बचना चाहिए, तो वो उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मच्छरों पे सबसे इम्पोर्टेंट है, मच्छरों पे कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है। और चिकित्सीय पेशेवर मतलब डॉक्टर से सलाह लेके परामर्श लेनी चाहिए, कैसे इस डिजीज़ के बारे में बचा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिनको डेंगू की प्रॉब्लम है उनको तो 100% शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।